हाय प्रोड्यूसर। नए कप। नए कप जो पुराने जैसे ही हैं, लेकिन ये बेहतर है ना यार। जी। दिस इज बेटर देन दी ओल्ड वन। मैट फिनिश का है ये कप। खैर, आज का सर बातचीत शुरू करेंगे। हाँ, उससे पहले सर। अच्छा नहीं, मैं पहले बोल दूं। हम लोग कहते हैं एक पल का जिन्ना। पाकिस्तान से कंप्लेंट आई है भैया कई सारी कि साहब आप हमारे जिसने हमारे नेशन को बनाया, मतलब जो भी उनके फादर ऑफ द नेशन मानते हैं जिन्ना को, कह रहा है आप उनकी ऐसी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, एक पल का जिन्ना बोल के। एक पल का जिन्ना नया नहीं, 2 पल का जिन्ना। मैं तो कह रहा हूँ प्रोड्यूसर सुनो, 2 पल का जिन्ना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 पल का जिन्ना, 4 पल का जिन्ना। तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा जिन्ना चाहिए? 5वें के लिए फिर महेंद्र भैया को जोड़ देते हो। नहीं, ये इसकी बदमाशी। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये इसको पाकिस्तानी उसको पकड़ के ले जाओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताओ। पाकिस्तानी मुझे पकड़ के ले जाएंगे, 2 किलो आटा फेंक के मारूंगा मुंह पे, सब पकड़ना भूल जाएंगे। आटा पकड़ेंगे। इसको इधर रखो यार। अबे यार क्या हो गया ये? हाँ बताओ सर। वैसे चलते हैं पाकिस्तान के नए पपलू की तरफ। नया पपलू बन रहा है ना, केड़ा? बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। हाँ, क्या हो गया वहाँ पे सर अब यूनुस के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। बांग्लादेश में? बांग्लादेश में सर वो तो होना ही था। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हाँ, उसका वो है सर, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है सर बांग्लादेश। मैं प्रोड्यूसर आपको अभी इंटरप्ट करूं 1 सेकंड के लिए? आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट बिकॉज आई विल फॉरगेट। जी। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना दोस्तों, भारत से भी कई लोगों ने बोला, पाकिस्तान से भी कई लोगों ने बोला, बांग्लादेश से भी कई लोगों ने बोला कि ये आजादी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। जब शेख हसीना को हटाया गया, इंडिया में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बोला वो सब बेवकूफ हैं, ठीक है, या वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहा है वो 2 उसके पहलू हैं। पहली चीज फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि पाकिस्तान में हुआ इमरान खान के साथ, सेम थिंग। दूसरी चीज इंटरनल पावर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रगल चल रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ है वैसे ही बांग्लादेश में हुआ। इट इज ऑलमोस्ट द सेम। मैं सेम नहीं कहूंगा, सिमिलर है काफी हद तक, और यही वहां पे चल रहा है। अब बताइए, आई एम श्योर इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होंगे, पर आप बताइए, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी है। टेक्सटाइल का क्या बोल रहे थे सर? अनंता जलील करके उनका बिजनेसमैन है। क्या नाम है? अनंता जलील। जलील कर दिया उसको? जलील कर दिया मतलब नहीं, उसने काफी अच्छा। अरे बात बताओ, खदीजा खातून भी तो बांग्लादेश की है। वो भी बांग्लादेश। उसको बनाओ टेक्सटाइल मिनिस्टर बांग्लादेश का, खदीजा खातून को। उसको तो हेल्थ मिनिस्टर बनाना है। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर बनना। अच्छा सॉरी यार, मैं बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। बताओ प्रोड्यूसर, बताओ क्या हुआ? नहीं सर, तो उन्होंने बोला है कि यूनुस पे आरोप लगाए हैं कि आपके कारण से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जिसके कारण से कंट्री का 84% फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, वो बर्बाद हो गई है। वहाँ हालत खराब है। रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग को की बहुत बुरी स्थिति चल रही है पूरी इंडस्ट्री की, बांग्लादेश की। नहीं, इसका रमजान से क्या लेना देना है? फैमिली में अर्निंग्स और इन सारी चीजों से लेके सर, जैसे रमजान में लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने इन सब चीजों पे जिक्र किया है। मत करो शॉपिंग। नहीं मतलब वो अपना एक वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति चल रही है। मुझे रमजान से कनेक्शन नहीं समझ में आया। रमजान में क्या है कि मतलब जो वर्कर्स हैं, चूंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो जो लोग काम करने वाले तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो 1 महीने की बात है रमजान की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी उनकी जिंदगी वैसी तो अच्छी नहीं हुई। तो वो यही कह रहा है कि आपके आने से आपकी जो भी रेगुलेशंस है, उसके कारण से हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई और अब हमारे पास खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे कुछ दिन। अब ये पता क्या बोलेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इंडिया को, अब इनके टीवी में डिबेट होगी, मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हुआ था, यही बांग्लादेश में होगा। अब इनकी टीवी पे डिबेट होगी, राइट? और इनकी टीवी में डिबेट बोलेंगे कि देखो भारत हमारे साथ रिश्ते बिगाड़ रहा है, जबकि इनके बंदे गालियां दे रहे थे, इनके बंदे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब ये कहेंगे, अब ये भारत के ऊपर डाल देंगे कि भारत एक बात बताओ, भारत ने शेख हसीना को नहीं निकाला, भारत ने तो प्रोटेस्ट नहीं करवाए जो तुम लोग कर रहे हो, भारत ने तो नहीं लुटवा दिया शेख हसीना का पूरा वो बंगला, तोड़वा दिया। वी डिड नॉट डू दैट, राइट? वो तो बांग्लादेशियों ने करा और बांग्लादेशी बड़े फक्र के साथ। तो अभी रो क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा था कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप हर समय झंडा लेके बाहर निकलेंगे, डफली लेके बाहर निकलेंगे, आरा करेंगे, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि इकोनॉमी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती यार। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्राइंग। इन्होंने तो खुद करा है। या तो ये बोले कि साहब शेख हसीना अकेली थी जो टेक्सटाइल खुद ही बुन रही थी, खुद ही बेच रही थी, ऐसा तो नहीं है।
कोई स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ, उसने तो स्ट्रक्चर का क्या हुआ भाई? जो फैक्ट्री का मालिक है, देखो सुनो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो फैक्ट्री का मालिक है, राइट? जी। जो रॉ मटेरियल है वो तो रॉ मटेरियल है, जो कारीगर है वो तो कारीगर है, जो कस्टमर है वो तो कस्टमर है, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस है, जो क्वालिटी है उसमें शेख हसीना का क्या? शेख हसीना ने पॉलिसी बनाई एंड शी वाज ड्राइविंग दैट पॉलिसी, यही तो होता है। तो ये यूनुस करे पॉलिसी। नहीं, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें ज्यादा लेबर फोर्स जो भी था सर, हाँ, वो वुमेन का था, महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी। बट हाँ, ये जमात का इम्पैक्ट आया, जो महिलाओं को फिर से घर में धकेलना और ये सारी चीजें, इससे भी मुझे एक ऐसा लगा कि बहुत सेटबैक हुआ बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देखो जमात तो चाहती है कि औरतें घर में रहें, क्योंकि जमात इस्लामी का ये भारत में भी चाहती है औरतें घर में रहें, ये पाकिस्तान में भी चाहती है। ये जमात इस्लामी का दिमाग खराब है एक्चुअली, ठीक है? सो दे आर नॉट मेंटली नॉर्मल पीपल। बट मुझे ये बात समझ में, ये आपका एनालिसिस है कि एक्चुअली ऐसा हुआ है? ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिस्टमिक डिसऑर्गेनाइजेशन या सिस्टमिक कुछ ब्रेकडाउन हुआ है बांग्लादेश में। जमात इस्लामी कुड बी वन फैक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है या आप गलत बोल रहे हैं, इट कुड बी वन फैक्टर, पर मुझे ऐसा लगता है कि बियॉन्ड दैट क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई चेन इनकी डिसरप्ट हुई है कहीं ना कहीं। रॉ मटेरियल इनका कहां से आता है ये पता लगाओ, वो डिसरप्ट हुआ है। इनके मार्केट्स डिसरप्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द फैक्ट्रीज, वो डिसरप्ट हुई है, राइट? और ओवरऑल जो मुल्क में क्या है कि मैं आपको बताता हूं, शेख हसीना ना, देन विल गो बैक टू दैट पर्सन हुम यू वर सेइंग, जो जलील, जो आपने नाम बताया, अनंता जलील, मैं उसके बारे में बात बताऊंगा। शेख हसीना को एक बात समझ में आ गई कि ये जो बांग्लादेशी हैं, जो उसके कंपैट्रियट्स हैं, दे डोंट वांट टू वर्क। बांग्लादेशी जनरली इनके बारे में फेमस है, दे डोंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांट टू प्रोटेस्ट। दे आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। उनको लगता है कि अगर कोई प्रोटेस्टिंग में पीएचडी होती तो बांग्लादेशी को मिल जाती, राइट? दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, दे लेजी पीपल। उसने डंडा मारा सबके, उसने बोला कि प्रोटेस्ट कम करो, तुम बंद करो, ये तुम काम पे लगो, सबसे डू एन ऑनेस्ट डेज वर्क। नाउ वो प्रेशर निकल गया, अब दे आर बैक टू प्रोटेस्टिंग। अब उनको खुद नहीं पता वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसको गई हुए 6-7 महीने हो गए यार, उसको पता नहीं कब के, अगस्त में गई थी वो, 5 अगस्त को गई थी वो 2024 को, 2025 का मार्च आ गया यार। हैव अ हार्ट यार, हैव अ हार्ट। ये अभी भी लगे हुए हैं, झंडा लेके, तख्ती लेके, डफली लेके, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको खुद नहीं पता। करंट पॉल्यूशन के खिलाफ डीजे बजा के हाँ, वो सपना चौधरी का गाना चला रहे हैं। वो सपना चौधरी का गाना कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन इससे कम होगा, लगाओ डक 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 नाच रहे। तो क्या ये जलील क्या कह रहा है कि बर्बाद कर दिया हमें? हाँ, उसने बोला है कि बर्बाद कर दिया, बहुत लोगों की जॉब चली गई, ये सेक्टर बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। आपने सर 3 पॉइंट जो बताए इलेक्ट्रिसिटी का, अडानी वाला आप बिल नहीं दे रहे हैं तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो भी भारत की साजिश है। हाँ। क्योंकि बांग्लादेशी ये चाहता, हराम के खाने की आदत है ना, ईमानदारी का तो काम करते नहीं है, इनको हराम की खाने की आदत है, यानी कि भारत फ्री में इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये बिल ना दे। यार देखो, अडानी की गलती तब होती, गौतम अडानी की, अगर गौतम अडानी कहता फॉर एग्जांपल कि पर यूनिट इतना रेट है, मैं रेट बढ़ा रहा हूं, बिना उनको बताए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो थे वो अडानी मना कर देता, कहता कि नीचे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है और मैं मन मर्जी से रेट बढ़ा रहा हूं। दे हैड एवरी राइट, बांग्लादेशी हैड एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। वो तो यही कह रहा है कि सर आपने साइन करा है कि आप इतने पैसे दोगे, आप दे दो मेरे पैसे, चलो अगले महीने दे देना, चलो कोई बात नहीं अगले महीने दे देना। ये कह रहा हमने देने नहीं, तुमसे पैसे नहीं देना, हम तो मुफ्त की चाहिए, वरना हम तुम्हें गाली देंगे। और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब की आप बात कर रहे हैं सर, उस पर एक वो है कि रेमंड सर न जाने कितनों ने अपने वो निकाल लिए सर वहां से, मतलब निकालने की तैयारी या ये चीज चल रही है। इंडिया में एक बड़ा वो आया कि मेड इन बांग्लादेश के कपड़े खरीदने नहीं है। ये एक थॉट प्रोसेस जो लोगों के अंदर चल रहा था यार। देखो ना, इसने बहुत इम्पैक्ट किया सर, करा है इसने ना, ऑब्वियसली सर। अब वो कपड़े बना के भी क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो। और उनका बड़े मार्केट्स में से इंडिया एक बड़ा मार्केट था सर। नहीं तो उनको बोलो ना कि अमेरिका भेजें और चाइना भेजें, और हर जगह चाइना तो नहीं भेज सकते वो, और जगह दुनिया भेजें, सिर्फ इंडिया ही थोड़ा ना मार्केट है। दे शुड सेल इट टू द वर्ल्ड। आई एम श्योर दे वर सेलिंग इट टू द वर्ल्ड। टेक्सटाइल इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश वाज वेरी फेमस, बट मोर फेमस देन दैट इज द बांग्लादेशी डिजायर टू प्रोटेस्ट, ऑलवेज प्रोटेस्ट।
प्रोटेस्ट इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, प्रोटेस्ट इकोनॉमी, पहुंच जाओ डफली लेके, झंडे लेके, ढोल नगाड़े लेके। आज कहाँ गया आपका बेटा, कहाँ काम करता है? वो कह रहा है चौक पे प्रोटेस्ट करता है, पिछले 3 साल से वहीं प्रोटेस्टर है। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो हम ये रिश्ता पक्का माने, कह रहे डन डन डन। अब तो सीनियर प्रोटेस्टर हो गया, सीनियर प्रोटेस्टर हो गए। वो सीनियर प्रोटेस्टर हो गया। हमारी बेटी भी कह रहा है वहीं पे प्रोटेस्ट करती है। अच्छा आपका बेटा, हमारी बेटी, सब लोग एक ही साथ प्रोटेस्ट करते हैं? हाँ, अरे ये तो अच्छी बात हो गई, रिश्ता पक्का। अरे मेरा बेटा प्रोटेस्ट टीम का लीड है। प्रोटेस्ट टीम का लीड है। तो वो तो है सर। खैर ये तो चल रहा है सर। दूसरी एक और चीज जो आपने मेंशन की थी कि इनका जो प्रोटेस्ट वाली सीन है, हाँ जी, शेख हसीना के टाइम की बात है। एक रिपोर्ट है आज तक ने की है सर, मैं वो रिपोर्ट पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि क्लिक किया। कह रहा है जो उनका आईटी एडवाइजर था सर और कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम, जो स्टूडेंट लीडर, समझ गया, नाहिद इस्लाम जानता हूं मैं। हाँ। अभी उसने सरकार भी छोड़ दी है यूनुस की, रिजाइन दे दिया, वो फरवरी में दे चुका है। वो अपना पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहा है। उसके लिए आया है कि उसने बिटकॉइन में $17.14 मिलियन यानी कि 147 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया सर उसने। इंडियन रुपीस 147 करोड़। स्टूडेंट लीडर ने ये कहां से खबर मिली है आपको? ये आज तक ने की है सर रिपोर्ट। आज तक की रिपोर्ट है सर। तो उसका आज तक वाले हल्की बात तो करेंगे नहीं? तो नहीं करेंगे सर, वो मांझ के लाए होंगे कहीं से रिसर्च करके ना। अब देख लो, एक स्टूडेंट, मतलब मैं भी स्टूडेंट रहा था। हर महीने पापा से कहना पड़ता, पापा एक बार और पैसे थोड़े चाहिए। 17.14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 147 करोड़, 147 करोड़ की इंडियन रुपीस हम, क्योंकि हमारी ऑडियंस लार्जली इंडियन है तो आप समझ लें कितना, 147 करोड़ रुपए उसने बिटकॉइन में डाले। नाहिद इस्लाम, और ये देश की आजादी की बात कर रहे हैं। ये डफली लेके गया था। डफली बहुत महंगी हो गई है, ये प्रोटेस्टर्स। 147 करोड़ की डफली। एक बात देखो ना, 147 करोड़ की डफली ली उसने, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, फंड कर रहा होगा इससे भाई। ये मैं बता रहा हूं ना, ये सब लोग जो इंडिया में भी कह रहे थे कि ये बड़ा हुआ है और जस्टिस, कोई जस्टिस नहीं है। चोरों की जमात है बांग्लादेश में, सभी चोर है वहां पे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देर जस्ट, अब वो यूनुस क्या कह रहा है चुनाव के बारे में? आप कुछ कह रहे थे ना, कुछ बताया था उसने दिसंबर में। यू व्हेन वी हैव द मॉर्निंग डिस्कशन यू वर सेइंग। उसने नहीं, उसका जो अभी करंट में इंफॉर्मेशन एडवाइजर है, कौन है? महफूज आलम। महफूज है वो कहीं, महफूज नहीं है वो, महफूज नहीं है वो, महफूज है। तो महफूज आलम खादिजा खातून का भाई है वो, चचेरा भाई खादिजा खातून का। उसने बोला है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी शुरू कर दें। वो अलग चीज। मुझे ये सर, ये जो है नाहिद इस्लाम का सर, मुझे ये सुबह से क्लिक कर रहा है। जब यार क्या क्लिक कर रहा है? देखो सुनो, नाहिद इस्लाम से कोई ये पूछे कि बेटा एक बात बता, तू तो स्टूडेंट लीडर था, वही चीज, तूने 147 करोड़ रुपए तू लाया कहां से? तू कहीं से लाया होगा, कोई तेरा सिस्टम होगा, तूने कमाए होंगे, तू काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है। और 1 साल के अंदर एक कौन सी जॉब है जिसका पैकेज है 1 साल नहीं 7 महीने के अंदर? बिकॉज नाहिद इस्लाम क्या पुराने वीडियोस देखिए, ही डज नॉट कम फ्रॉम अ फैमिली दैट इज अरबपति। कोई अरबपति परिवार से नहीं आता, कोई ऐसा नहीं आता, ही बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। ये कहां से इतने पैसे आए इसके पास भैया? आप लोग जाइए बांग्लादेशी मीडिया जरा चेक करिए, कुछ बांग्लादेशी मीडिया कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया कुछ बोल रहा है इस मामले में? चुप, शांत बैठे हैं सब, शांति बैठेंगे भैया। अगर उसने 147 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, मैं बार बार इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं ना कि जितने पैसे थे सारे इन्वेस्ट ही कर दिए उसने। नहीं, इसने मोटा हाथ मारा होगा, उसमें से इसने बिटकॉइन में इतना डाला है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बांग्लादेश का टेक्सटाइल वाला क्या बोल रहा है कि अब आपने बर्बाद कर दिया, हम लुट गए यूनुस जी तेरे सरकार में। प्यारे तेरे प्यार में लुट गए यूनुस की सरकार में। वो वाला हाल हो चुका है इनका सर। एक फरियादी हाजिर है, फरियादी तो हाजिर है, हाँ फरियादी हाजिर है यूनुस के दरबार में। नहीं, यूनुस फरियादी बन के आया कहीं पे, हाँ मोदी जी के सामने। ओए यस, ये चीज है सर। नेक्स्ट मंथ थाईलैंड के बैंकॉक में सर एक बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है, इसमें मोदी जी और यूनुस। ओए मेरी जान, बढ़िया। हाँ, और बांग्लादेशी जो वो है सर सिस्टम है, उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि मोदी जी और उसकी बायलैटरल मीटिंग करवाई जाए। यहाँ से कल रणधीर जायसवाल साहब से पूछा गया कि क्या है इस पे, उन्होंने बोला कि नो अपडेट, मतलब नहीं,
मतलब तो समझा सकता है कि अभी तक मिलना होता तो आ चुका होता प्लान, मतलब तो नहीं मिल रहा है। और कम से कम जो जायसवाल जी हैं वो इस तरीके, ही इज मिस्टर जायसवाल इज अ डिप्लोमेट ना। डिप्लोमेट कैसे मना कर सकते, आई डोंट हैव एनी अपडेट, आई डोंट हैव एनी अपडेट, मतलब कि या तो ये भी कह सकते थे कि वेल करंटली द प्लान इज नॉट फाइनलाइज्ड बट इट्स आई एम श्योर इट्स अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव हैड ट्रेडिशनल रिलेशंस विद बांग्लादेश, ये सब लोग कहते हैं ना। जायसवाल जी ने क्या बोला? नो अपडेट। नो अपडेट हो गया, फिर इसका मतलब उसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया यूनुस का। और वो काफी चाहता है, ये था ना कि मालिक एक बार सुन लीजिएगा, पैर पकड़ने का मौका दीजिए। बेसिकली क्या है कि जो बाइडेन चुनाव हार गया, ट्रंप जूते मार रहा है, अब ये पापा ढूंढ रहा है, अब ये पापा ढूंढ रहा है। और जिनपिंग इससे खुश है नहीं ज्यादा खास। यार देखो, चाइनीज किसी से खुश नहीं है, इसमें बांग्लादेश की गलती नहीं है। चाइनीज आर नॉट हैप्पी विद एनीबडी यार, वो किसी से भी खुश नहीं है। चाइनीज किसी से खुश नहीं, कोई चाइनीज से खुश नहीं, चल रहा है बस, वो चल रहा है बस। खैर हाँ, ये चीज है सर। अभी तो इंडिया को क्या बांग्लादेश से एंगेज करने की शुरू करनी चाहिए कि अभी रुकना चाहिए सर? क्या? किसी भी तरीके से एंगेजमेंट बांग्लादेश से, इंडिया को बांग्लादेश से किसी भी तरीके की एंगेजमेंट शुरू? नहीं 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 यार, सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या करना है, आप छोड़ दो इनको। जाना है ना चाइनीज के पास, कहना तू जा, तू चाइनीज के पास जा, जापानीज के पास जा, कोरियंस के पास जा, तेरे को जो करना है तू करवा। एक चीज याद रखना, यू कैनॉट चेंज योर ज्योग्राफी। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ है। दिस फैक्ट कैनॉट बी चेंज्ड बाय द चाइनीज, द जापानीज, द अमेरिकन, द रशियंस। नोबडी कैन चेंज दिस फैक्ट। इंडिया कांट चेंज इट, बांग्लादेश कांट चेंज इट। यानी कि इफ दे वांट टू डू लैंड ट्रेड, एक बात कह रहा हूं, अगर उनको चाइना के साथ लैंड ट्रेड करनी, दे हैव टू गो थ्रू म्यांमार, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना, दे हैव अ बॉर्डर ओनली विद म्यांमार एंड इंडिया। आप म्यांमार से जाओगे, जैसे ही आप घुसोगे वहां पे ट्रेड करने के लिए, अराकान आर्मी खड़ी, वहां पे अराकान में स्लिप पे बैठी है, अभी क्लिक रहा है, यूनुस का कैच, यूनुस का कैच, और वहां पे अराकान आर्मी जैसे 10-15 गुट बैठे हुए हैं। अराकान आर्मी तो इनके बॉर्डर पे बैठी हुई है और 3-4 है। कॉक्सेस बाजार के बिल्कुल सामने ऐसे देख रही है, आंख बंद करके। कॉक्सेस बाजार में भी 1-2 बार एंट्री मार चुकी है। आ जाओ बेटा, वहीं पे रुको बस। यही चल रहा है, देखते हैं यार क्या होता है इनका। इट्स वेरी दिस थिंग। अच्छा, आज शाम का क्या है? वी आर शोइंग स्टील फेस्ट। स्टील फेस्ट, जैकलाई। जैकलाई तो हो गया सर, जैकलाई के हो गए ना दोनों एपिसोड्स। 92 बेस हॉस्पिटल। 92 बेस दोस्तों, ये जो आपने शूट नहीं किया, आपने थैंक यू बोला जाके वहां। हाँ दोस्तों, ऐसा था कि बहुत पहले ना मैं एज अ पेशेंट लाया गया 92 बेस हॉस्पिटल में। मेरी पल्स बहुत कम थी और मतलब मुझे तो होश नहीं था, लेकिन ये मुझे लेकर आए और वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई थी। मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था एक्सट्रीम कोल्ड का, तो ये श्रीनगर में मुझे लेकर आए और यहाँ पे डॉक्टर में रहा, वहाँ पे उन्होंने मुझे ठीक ठाक करा। तो इस बार जब मैं गया वहाँ पे 92 बेस हॉस्पिटल, बादामी बाग कैंट है जो 15 कोर का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर जब मैं गया, सो आई जस्ट वांटेड टू नॉट जस्ट शूट, आई वांटेड टू से थैंक यू यू नो टू ऑल द डॉक्टर्स एंड ऑल दैट। जाहिर सी बात है वो डॉक्टर्स नहीं जो हमारे टाइम के थे, तो रिटायर हो गए अभी तक, लेकिन जो अभी डॉक्टर्स हैं, आई वांटेड टू से थैंक यू टू दैट इंस्टीट्यूशन। भारत का सबसे अच्छा अस्पताल है वो, छोटा अस्पताल है, इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल विद अ वेरी बिग हार्ट। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना दोस्तों, हाइट में छोटा है लेकिन उस जैसा बैट्समैन पैदा नहीं हुआ। 92 बेस हॉस्पिटल इज लाइक सचिन तेंदुलकर। किसी भी फौजी से पूछना यार, इंडियन आर्मी का कोई भी अफसर, जवान, जेसीओज, किसी से भी पूछना 92 बेस हॉस्पिटल कैसा है, दे विल टेल यू। साइज में छोटा और दिल बादशाहों जैसा यार, राजे महाराजे वाला दिल है उन लोगों का। एंड व्हाट डॉक्टर्स, मैं बता रहा हूं, यू हैव बीन देयर, इट्स अ वेरी सिंपल हॉस्पिटल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सिंपल हॉस्पिटल, सिंपल डॉक्टर्स जो अपना काम कर रहे हैं, नर्सेस। यार वो लोग जादूगर हैं, वो लोग जादूगर हैं। मैं तो वहां पे पेशेंट रह चुका हूं। आप लोग देखिएगा, एक हॉस्पिटल के अंदर का शूट है वो, कि वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, बस आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आई विश कि आर्मी कैन नॉट अलाउ, आई नो दैट, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरी विश है, होती है ना विश, वो बादामी बाग कैंटोनमेंट के अंदर है। पर अगर आपका फौज में कोई जुगाड़ है, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप कश्मीर जाते हैं, आप डल लेक देखते हैं,
आप कहते हैं मुझे, मैंने ये गार्डन देखना है, ये देखना है, मैंने ना कुलगाम जाना है, मैंने पहलगाम जाना है, मैंने गुलमर्ग जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। आप दुनिया भर का प्लान बनाते हैं जब आप कश्मीर जाते हैं। अगर आपका कोई फौजी दोस्त है ना, आप उससे कहना कि यार चाहे अंदर ना जा सकूं, मुझे दूर से एक बार 92 बेस हॉस्पिटल जरूर दिखाना। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आपसे कोई पूछे कि भाई भारत का सबसे अच्छा अस्पताल कौन सा है, विदाउट एक्सेप्शन, विच इज द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, यू शुड नो द आंसर, इट इज 92 बेस हॉस्पिटल। आप देखना मत भूलिएगा। आज शाम 5 बजे स्टील फेस्ट आ रहा है द चाणक्य डायलॉग हिंदी पे। चलो भैया चलते हैं। लेकिन सर मैं एक चीज लास्ट में बोलूंगा। हाँ। आपने बोला ये बेस्ट हॉस्पिटल है, हाँ। मुझे एक चीज वहाँ की आज भी टिकी हुई है सर। जब हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट जस्ट एन हॉस्पिटल, ये एक आर्मी की यूनिट भी है, और हम उसी डिसिप्लिन और उसी तरीके से काम करते हैं जैसे एक आर्मी की यूनिट काम करती है। नहीं बिल्कुल, एंड दैट इज समथिंग कि मुझे लगा कि हाँ। और वहां पे ना 92 बेस हॉस्पिटल में जैसे ही आप अंदर आएंगे ना मेन गेट से, तो स्टेयरकेस के पीछे उन्होंने वो बना रखा, वो भी मैं आपको दिखा, इसमें शूट करा हमने ऐसे कि उसमें करीब 50-100 खाने ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बने हुए हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मेटल के टुकड़े रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मेटल का टुकड़ा क्यों रखा हुआ है। फिर आप जाएंगे वहां पे लांस नायक ये, हवलदार ये, सिपाही ये, मेजर ये, कैप्टन ये, कर्नल ये करीब 100 हैं। तो उनके पास ऐसे हजारों, लेकिन वहां पे उन्होंने तकरीबन 90 या 100 लगा रखे हैं। और वो बुलेट्स हैं, वो बुलेट्स के और ग्रेनेड के टुकड़े हैं जो उन्होंने फौजियों के शरीर से निकाले थे उनकी जान बचाने के लिए, और वो वहां पे उन्होंने लगा रखे उनके नाम के कि ये इस कैप्टन के बॉडी से निकाला था, इस मेजर की बॉडी से हमने निकाला था, इस हवलदार की लांस नायक सिपाही जेसीओ इसकी बॉडी से निकाला, ये इस यूनिट का है, ये इसका ये नाम है। तो ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट सी इट, इट्स फैंटास्टिक यार। वो क्या अस्पताल है, वो चीज ही अलग है। 92 बेस हॉस्पिटल, बिग थैंक यू एंड अ बिग सैल्यूट। ठीक है भैया, तो आज शाम को 5 बजे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं। राम राम भैया। जय श्री राम। जैन सर, 92 बेस हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर सेंटर। बोला बताओ। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का एक अस्पताल है और आप सोच रहे होंगे कि साहब स्टील फिस्ट में अस्पताल। दोस्तों, ये जो अस्पताल है इसके बारे में लोग ये कहते हैं अगर उसका पल्स चल रहा है तो इस अस्पताल से अपने पैरों पे वापस जाएगा। कई साल पहले मेरे साथ भी ये हुआ था, पल्स बहुत लो थी दोस्तों, और मैं इस अस्पताल में आया, मेरी यहाँ पे जान बची। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे कुछ शूट करने नहीं आया, आज मैं यहाँ पे थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। 92 बेस हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। आर्मी मेडिकल कोर के जवानों, नर्सेज, डॉक्टर्स की वजह से बनी है, जिन्होंने रात दिन काम करके पूरी मेहनत से एक एक सोल्जर को बचाया है। एक बार जो मरीज 92 बेस आ गया वो ठीक होके ही जाएगा। सर, कैजुअल टीम आने वाले जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल करते हैं, तो उनके ऊपर उनका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, बाकी चीज़ों का देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम सिर्फ एक सेना के अस्पताल ही नहीं हैं बल्कि एक सेना की यूनिट भी हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा हर जवान यहाँ पर बहुत ही मोटिवेटेड है।